हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी, इससे पहले वाला जो वीडियो था, उसमें हमने ज्वलन ताप के बारे में पढ़ा था तथा ये जाना था कि वस्तुओं को जलाने के लिए ज्वलन ताप कैसे जरूरी है, किस वस्तु का कितना ज्वलन ताप होता है और ज्वलन ताप का वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमने एक टॉपिक क्लियर किया था, आग पर नियंत्रण। आग पर नियंत्रण, तो वो सारी बातें हो चुकी है पिछली क्लास में। उसके बाद तो हमने ज्वाला भी पढ़ लिया था। आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है वो है ईंधन, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। आज की क्लास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ईंधन, फ्यूल। देखो ईंधन क्या चीज है? हर वो वस्तु जिसका दहन होता है, समझना ईंधन का मतलब हर वो वस्तु जिसका दहन होता है। दहन मतलब जलती है। दहन मैंने बताया था वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलने लग जाती है। तो वह हर वस्तु जिसका दहन होता है और दहन प्रक्रम के दौरान उसमें से क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। वो ही चीज ईंधन है। ईंधन का मतलब जिससे हमें ऊष्मा मिल सके, और ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उस ऊष्मा ऊर्जा को हम विभिन्न प्रकार के तरीकों से काम में ले सकते हैं। उस ऊष्मा ऊर्जा से हम खाना बना सकते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, ठीक है, उससे पानी गर्म किया जा सकता है। हीट से जो ऊष्मा निकल रही है ना, उसको किसी भी काम में ले लो, तो हर वो चीज जो ऊष्मा देती है दैट इज कॉल्ड फ्यूल, ईंधन कहलाती है। हर वो चीज जो ऊष्मा देती है ईंधन कहलाता है। तो ईंधन की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा? वह पदार्थ जो दहन प्रक्रम के दौरान वह पदार्थ जो दहन प्रक्रम के दौरान ऊष्मा ऊर्जा का उत्पादन करता है या ऊष्मा ऊर्जा देता है, ईंधन कहलाता है। ईंधन कहलाता है जिससे हमें ऊष्मा मिलती है। यानी कि आप किसी भी चीज को जला रहे हो और जलाने के दौरान अगर उसमें से हीट निकल रही है, उसमें से ऊष्मा निकल रही है, तो आप उसे कह सकते हो कि सर ये ईंधन है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूं, जैसे लकड़ी, गोबर के उपले, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। लकड़ी आई गया ना, गोबर के उपले, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, ये सभी जितने भी एग्जाम्पल मैंने डाले हैं ये सभी ईंधन है। देखो लकड़ी को जलाते हो ऊष्मा निकलती है उसमें से, तो उस ऊष्मा को हम खाना बनाने के काम में लेते हैं, पानी गर्म करने के काम में, दूध गर्म करने, चाय बनाने में। तो लकड़ी एक प्रकार का ईंधन है जिसको जलने के दौरान, यानी कि जब इसका दहन होता है तो ऊष्मा निकलती है। गोबर के उपले आप अच्छी तरीके से जानते हो, गोबर के उपले जलाकर हम ऊष्मा ग्रहण कर सकते हैं, ऊष्मा निकाल सकते हैं। पेट्रोल है, डीजल है, ये सब जब जलते हैं ना, देखो पेट्रोल डीजल का यूज होता है वाहनों में, और किस रूप में होता है? ईंधन के रूप में। हमें अच्छी तरीके से पता है कि बिना पेट्रोल डीजल से वाहन नहीं चल सकते। तो जब पेट्रोल डीजल जलते हैं ना, तो जलने के दौरान जो ऊष्मा निकलती है उसी ऊष्मा से इंजन काम करता है, उसी ऊष्मा से इंजन का पिस्टन घूमता है और वो वाहन चलते हैं। तो ये भी ईंधन का काम कर रहे हैं, लेकिन घर में खाना बनाने के लिए नहीं, पानी गर्म करने के लिए नहीं, वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर काम करता है। केरोसिन आप स्टोव में डाल सकते हो, स्टोव आता है जिसको चाय बनाने के काम में ले सकते हो, तो केरोसिन जलता है और जलने के दौरान हीट निकलती है। सीएनजी, एलपीजी बहुत बड़ी मात्रा में उनका उत्पादन होता है। एलपीजी आज के टाइम में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला ईंधन है और सबसे ज्यादा काम में आने वाला ईंधन है। सीएनजी जो कि हल्के वाहनों में डलता है, गाड़ियां वगैरह, उनमें ईंधन के तौर पे काम में आते हैं। तो आपको तो एक ही चीज नोटिस करना है, हर वो पदार्थ, हर वो वस्तु जिसके जलने से ऊष्मा निकलती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? ईंधन। उसे ही हम क्या बोलते हैं? ईंधन बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें इस बात का पता लगाना है कि कौन से पदार्थ में कितनी ऊष्मा निकलती है। कौन से पदार्थ में? देखो ये जितने पदार्थ मैंने डाले हैं, लकड़ी, गोबर के उपले, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी, इन सब में समान मात्रा में ऊष्मा नहीं निकलती। अगर आप इन सब का 1-1 किलो मान ले लो
यानी इन सब की मात्रा हमने 1-1 किलो ले ली, उनको जलाओ तो ऐसे थोड़ी कि सारे के सारे समान मात्रा में ऊष्मा निकालेंगे। लकड़ी को 1 किलो लकड़ी को जलाया, 1 किलो गोबर को जलाया, क्या समान मात्रा में ऊष्मा निकालते हैं क्या? नहीं, ये अलग अलग मान में ऊष्मा निकालते हैं और उस चीज को बोलते हैं ऊष्मीय मान, यानी कि ईंधन की, ऐसे मान सकते हैं ईंधन की ऊष्मीय दक्षता या ईंधन का ऊष्मीय मान। तो वो नेक्स्ट टॉपिक है, इसको भी क्लियर करते हैं। देखो ईंधन की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, ईंधन की, देखो ईंधन की दक्षता से क्या मतलब है? ईंधन की दक्षता से मतलब है कई प्रकार के ईंधन प्रकृति में मौजूद है और ईंधनों को हम यूज में लेते हैं जलाने के लिए, क्योंकि ईंधन जलेंगे ऊष्मा निकलेगी। तो ईंधन की दक्षता से मतलब यह है कि कौन सा ईंधन सबसे पावरफुल है, कौन से ईंधन में सबसे ज्यादा ऊष्मा निकलती है। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी ईंधन को बहुत कम मात्रा में जलाया जा रहा है, किसी ईंधन को बहुत ज्यादा मात्रा में जलाया जा रहा है, नहीं, ये मान हम फिक्स रखेंगे और वो रहेगा 1 kg। तो ईंधन की दक्षता से मतलब है कि किसी ईंधन की 1 kg मात्रा को जलाने पर उसमें से उत्पन्न होने वाली ऊष्मा ऊर्जा का मान ईंधन की दक्षता या ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। क्या बोला मैं? किसी पदार्थ या किसी ईंधन की 1 kg मात्रा को जलाने पर उसमें से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उस ईंधन की क्या कहलाती है? दक्षता कहलाती है। देखो मैं लिख देता हूं एक बार, किसी ईंधन की 1 kg मात्रा को, किसी ईंधन की 1 kg मात्रा को जलाने पर उसमें से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा ऊष्मीय मान या ईंधन की दक्षता कहलाती है। फॉर द एग्जाम्पल मैं बात करूं, देखो एक तो मैंने 1 kg ये ले लिया, गोबर के उपले, ठीक है। 1 kg ले लिया, मान लो केरोसिन ले लिया, 1 kg क्या ले लिया? केरोसिन। अब आप खुद सोचो, आप खुद गैस करो, सपोज करो इस चीज को, अगर हम 1 kg गोबर के उपले को जलाएं और 1 kg केरोसिन को जलाएं तो ज्यादा ऊष्मा किस में से निकलेगी? आप बिना सोचे समझे कह सकते हो सर केरोसिन में। तो सबका ऊष्मीय मान अलग अलग होता है, सब ईंधनों की एफिशिएंसी या दक्षता अलग अलग होती है। आपने 2 ईंधनों की समान मात्रा को एक साथ जलाया है और 1-1 किलो ईंधनों को समान मात्रा में जलाया, तो इनसे निकलने वाली जो ऊष्मा है वो समान नहीं होगी, किसी में कम निकल रही है तो किसी में ज्यादा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे सामने 10 लड़के हैं, क्या 10 के 10 लड़कों की पावर सेम है क्या? 10 के 10 लड़कों का काम करने का स्टेमिना सेम है क्या? सब अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं, सबकी पावर अलग है। अगर उनको एक साथ दौड़ाया जाए तो 10 तो बराबर नहीं आ सकते ना, जो सबसे पावरफुल होगा वो सबसे आगे होगा, ठीक है। तो वही चीज मैं समझाने जा रहा हूं, अगर किसी ईंधन की 1 kg मात्रा को जलाते हैं तो उसमें से निकलने वाली ऊष्मा ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो? ईंधन की दक्षता बोल सकते हो, बस। और ईंधन की दक्षता या ईंधन के ऊष्मीय मान को किस में देखते हैं हम? इसका मात्रा क्या है? इसकी जो यूनिट है वो है किलो जूल पर केजी। देखो किलो जूल ये ऊष्मा का मात्रक है और हम किससे देख रहे हैं? 1 kg के अकॉर्डिंग, किलो जूल पर केजी। 1 kg ईंधन को जलाने पर कितनी ऊष्मा निकलती है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पदार्थ है ना, लकड़ी, गोबर के उपले, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, CNG, इन सब की टेबल बना रहा हूं मैं कि कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा ऊष्मीय मान या ऊष्मा की मात्रा क्रिएट कर सकता है। तो देखो एक बार,
देखो हेडिंग वही रहेगी हमारी, ईंधन की दक्षता। ईंधन की दक्षता। तो एक तरफ तो लिख लेते हैं ईंधन कौन कौन सा है पदार्थ, और एक तरफ ईंधन की दक्षता, किसमें, किलो जूल पर किलो मोल में। तो एक तरफ तो आएंगे पदार्थ या ईंधन भी बोल सकते हो इनको, और एक तरफ आएगी ऊष्मीय मान। ऊष्मीय मान किसमें, किलो जूल पर केजी। देखो सबसे पहले ले लो गोबर के उपले। गोबर के उपले, इसके बाद में लकड़ी, इसके बाद में गोबर के उपले आ गए, लकड़ी आ गई, फिर ले लो केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इसके बाद में मीथेन, मीथेन है, और एक ले लो सीएनजी, एलपीजी, और लास्ट में हाइड्रोजन। एक चीज भूल गए हम, यहां पे डालूंगा मैं लकड़ी और कोयला। एक लकड़ी और इसके साथ ही ले लो कोयला। देखो ये एक टेबल तैयार की गई है विभिन्न प्रकार के ईंधनों के ऊष्मीय मान की, या विभिन्न प्रकार के ईंधनों की ईंधन की दक्षता की टेबल है। तो एक कॉलम में तो मैंने पदार्थ लिखे हैं। पदार्थ कौन से, गोबर के उपले, फिर लकड़ी, कोयला, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, मीथेन, सीएनजी, एलपीजी और हाइड्रोजन। और ये वाला जो कॉलम है ना, इसमें आएगा ऊष्मीय मान कि गोबर के उपले का ऊष्मीय मान कितना होता है, लकड़ी के कितना होता है, और इसमें हमने मात्रा फिक्स कर रखी है केजी। और अभी पढ़ा था हमने 1 केजी, मात्रा कितनी रखनी है, 1 केजी। कहने का मतलब ये है कि 1 केजी गोबर के उपले को जलाने पर कितना किलो जूल ऊष्मा निकलता है। 1 केजी लकड़ी को जलाने पर उसमें कितनी किलो जूल ऊष्मा निकलती है, बस। तो किलो जूल का मतलब है ऊष्मा की मात्रा, और केजी का मतलब है हमने उस ईंधन की मात्रा कितनी ले रखी है। ठीक है, तो ध्यान रखना गोबर के उपले का जो ऊष्मीय मान होता है, इसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो है यानी कि 6000 से लेकर 8000 तक, 6000 से लेकर 8000 तक। लकड़ी है 17000 से लेकर 22000 तक। कोयला है 25000 से लेकर 33000 तक। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल तीनों के तीनों 45000, 45000। मीथेन और सीएनजी दोनों 50000, 50000। एलपीजी 55000, और सबसे ज्यादा हाइड्रोजन 1.5 लाख। अब देखो सबसे ज्यादा जो पावरफुल ईंधन है, यानी कि जिसकी 1 केजी की मात्रा आप लेते हो और उसमें से सबसे ज्यादा ऊष्मा निकलती है, वो है हाइड्रोजन। अब 6 से लेकर 8000 का मतलब ये है कि अगर 1 केजी गोबर के उपले को जलाते हो, 1 केजी गोबर के उपले को जलाते हो, तो उसमें से कितनी ऊष्मा निकलती है, 6000 से लेकर 8000 किलो जूल। 1 केजी गोबर के उपले में से इतनी ऊष्मा निकल रही है। 1 केजी लकड़ी में से 17000 से लेकर 22000 किलो जूल ऊष्मा निकलती है। 1 केजी कोयले में 25000 से लेकर 33000 किलो जूल ऊष्मा निकलती है। 1 केजी पेट्रोल, डीजल और केरोसिन में 45000 किलो जूल ऊष्मा निकलती है। 1 केजी
CNG और 1 kg यानी कि मिथेन इसमें से 50,000 और 1 kg LPG में से 55,000 सबसे ज्यादा जो ईंधन की दक्षता है, यानी कि इनकी मात्रा समान है सबकी 1-1 किलो, लेकिन सबसे ज्यादा ऊष्मा दे सकता है तो कौन है? हाइड्रोजन, 1.5 लाख। इसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये था ऊष्मीय मान, किसी पदार्थ को जलाने पर उसमें निकलने वाली ऊष्मा का मान। समझ में आ गया होगा। और इसी चीज को बोलते हैं ईंधन की दक्षता। बस इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बच रहा है, वो है कि ईंधन को जलाने पर होने वाले हानिकारक प्रभाव। देखो कैसे मैं समझाता हूँ। जैसे लकड़ी एक ईंधन है, कोयला एक ईंधन है। अगर आपने कोयला जलाया, लकड़ी जलाया, तो जलाने के दौरान वो गैस धुआं निकलता है कि नहीं निकलता? वो धुआं क्या होता है? उसमें CO2 होती है, उसमें CO होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब पेट्रोल डीजल जलता है तो गाड़ी के साइलेंसर में से धुआं निकलती है कि नहीं निकलती है? उसमें क्या होते हैं? सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो ये सब जो ऑक्साइड निकल रहे हैं, जो गैस से निकल रही है, वो सीधी वायुमंडल में जाके मिलती है और वायु प्रदूषण होता है। तो जब ईंधन का दहन होता है, जब ईंधन जलता है, तो उससे कौन कौन से हानिकारक प्रभाव हो सकता है, वो हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं, या अन्य दैनिक वस्तुओं को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, वही टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो एक बार, कुछ नहीं देखो हेडिंग क्या है? ईंधन के दहन से, ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक, ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव। ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव। देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि जब ईंधन जलता है, जब ईंधन कोई भी ले लो, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, जब ईंधन जलता है तो उसमें से छोटे छोटे कण निकलते हैं, छोटे छोटे धूल एवं धुआं के कण। जब ईंधन जलाओगे आप तो छोटे से, मान लो लकड़ी को जलाया तो छोटे छोटे धूल और धुआं के कण निकलते हैं। तो ये धूल और ये जो धुआं के कण है ना, ये श्वास नली को अवरुद्ध करते हैं, मतलब रोक देते हैं या नासा मार्ग को रोक देते हैं। देखो इस पॉइंट को अगर मैं समझाऊं, जैसे मान लो हमने लकड़ी जलाई, हमने कोयला जलाया, किसी भी प्रकार के ईंधन का दहन किया, तो अकॉर्डिंग टू कंबशन, यानी कि दहन के अनुसार या ड्यूरिंग टू कंबशन या दहन के दौरान, उसमें से जो डस्ट के पार्टिकल निकले हैं, स्मोक पार्टिकल निकले हैं, तो वो क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, ये श्वसन प्रक्रिया के दौरान श्वास नली में चले जाते हैं और धीरे धीरे जाकर श्वास नली को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, अवरुद्ध कर देते हैं। नासा मार्ग से जाते हैं तो नाक को रोक देते हैं, श्लेष्मा झिल्ली को सेंसिटिव करते हैं, ऐसे बहुत सारे डिजीज क्रिएट कर सकते हैं। तो ये धूल और धुआं के कणों से बचना चाहिए। दूसरा, जब ईंधन जलता है, जब ईंधन जलता है, यानी कि ईंधन के जलने के दौरान, ईंधन के जलने के दौरान उसमें से CO एवं CO2 गैस निकलती है। जब आप लकड़ी को जला रहे हो, कोयले को जला रहे हो, किसी भी प्रकार के ईंधन का आप दहन कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा देखो CO और CO2 शब्द कब निकलती है, कोयले और लकड़ी के दौरान। जब आप कोयला जलाते हो तो कोयले में से सबसे ज्यादा कौन से निकलते हैं, CO, और CO का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड। देखो डाई का मतलब होता है दो, यहाँ दो लग रहे हैं ना, मोनो का मतलब होता है, मोनो का मतलब एक, या कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं। जब कोयला जलता है, जब कोयले का दहन होता है, तो जैसे अंगीठी है, सिगड़ी आप जानते हो, सिगड़ी को हमने जलाया तो उसमें से धुआं निकलता है,
वो गैस निकल रही है, वो कौन सी है? CO, और बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस है। कई बार आपने केसेस सुने होंगे, पेपर में पढ़ा होगा कि बंद कमरे में गलती से अगर किसी ने अंगीठी जला ली, सिगड़ी किसी ने जला ली और कमरा बिल्कुल पैक है, तो अंगीठी में से तो CO निकलेगा, और वो CO को अगर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो वो CO जाएगी नाक के माध्यम से सीधा श्वास नली, और इसे दम घुटू गैस बोलते हैं। जैसे ही हमारे अंदर जाती है हमारा दम घुटने लग जाता है, और डेफिनेटली अगर टाइम पर आप बाहर नहीं गए या टाइम पर CO को एग्जिट होने का रास्ता नहीं मिला तो 101% क्या हो सकती है? हमारी डेथ हो सकती है। इतनी खतरनाक गैस है ये। ऐसा ही केस या ऐसा ही प्रभाव कौन छोड़ सकती है? CO2 छोड़ सकती है। तो लकड़ी जब जलती है, कोयला जब जलता है, तब भी CO2 गैस निकलती है। तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इन ईंधनों की जलने के दौरान इनमें से ये CO और CO2 यानी कि कार्बन के ऑक्साइड निकलते हैं, और ये कैसे होते हैं? हानिकारक होते हैं। ठीक है। नंबर 3, ईंधन के जलने के दौरान ईंधन के जलने के दौरान जैसे ईंधन कौन सा मैं एग्जांपल आपको दूं, जैसे पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है। केरोसिन तो ऐड ना करें हम, डीजल, पेट्रोल है। जब ये जलते हैं ना तो इनमें से S यानी कि सल्फर और N यानी कि नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड निकलते हैं। पेट्रोल, डीजल आप अच्छी तरीके से जानते हो, वाहनों में डाले जाते हैं। तो जब पेट्रोल जलेगा, जब डीजल जलेगा, तो S का मतलब है सल्फर, N का मतलब है नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड निकलते हैं। तो सल्फर का ऑक्साइड तो हुआ SO2, नाइट्रोजन का ऑक्साइड हुआ NO2। तो सल्फर ने ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाई, नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाई। और ये सल्फर डाई और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब वाहन चलते हैं तो साइलेंसर के दौरान निकलते हैं, और ये क्या करती है? ये गैसें सीधी ऊपर वायुमंडल में जाती है। सीधी किस में जाती है? वायुमंडल में। और वायुमंडल में यानी कि जब जलीय चक्र होता है, जलीय चक्र का मतलब है, जब आपको पता है जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के पानी पे गिरता है तो पानी जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। संघनन प्रक्रिया के दौरान वो ऊपर जाकर किसका निर्माण कर लेता है? बादल का। बादल भारी होने के कारण पानी नीचे आएगा। जैसे ही पानी नीचे आता ना, पानी जैसे मान लो पानी नीचे आ रहा है, जल नीचे आ रहा है, तो जल को ये गैसें मिल जाती है। जल को कौन मिल गया? SO2, NO2। तो जब ये गैसें जल में मिल जाती है तो ये अम्ल का निर्माण कर देती है, और उसी दौरान जो बरसने वाला जल होगा वो किस रूप में बरसेगा? अम्ल वर्षा। यानी कि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का जब दहन हुआ तो सल्फर और नाइट्रोजन जैसे ऑक्साइड निकले, जिन्होंने वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल का निर्माण किया, और वो क्या कहलाई? अम्ल वर्षा। ठीक है। कितने टॉपिक हो गए? 3 टॉपिक। ठीक है, इतने टॉपिक काफी है। देखो, एक तो छोटे कणों वाला दे देना, एक ईंधन के जलने के दौरान जैसे लकड़ी, कोयला, CO2 गैस निकलती है, और पेट्रोल डीजल जलने के दौरान SO2 और NO2 जैसे ऑक्साइड निकलते हैं। एक चीज का और ध्यान रखना, ये जो CO2 गैस है ये बीमारी तो पैदा करती है, बाकी ये CO2 गैस अगर वायुमंडल में जाती है, किस में जा रही है? वायुमंडल में। तो वायुमंडल में जाकर ये उसका तापमान बढ़ाती है। वायुमंडल का क्या करती है? तापमान बढ़ाती है। यानी कि वायुमंडल में जितनी ज्यादा CO2 गैस होगी तो वो वायुमंडल का तापमान बढ़ाती है, और तापमान बढ़ने से क्या होता है? जो पृथ्वी पर बर्फ के पर्वत है, ग्लेशियर जिनको कहा जाता है, तो अधिक तापमान के कारण वो बर्फ के पर्वत क्या होने लग जाते हैं? पिघलने लग जाते हैं। तो सोचो कितने बर्फ के पर्वत है, बहुत सारे बर्फ के पर्वत है। जब वो पिघलेंगे तो उनका पानी नीचे आएगा, नीचे आके पानी भरेगा तो बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी, और उन पहाड़ों के पास जो बर्फ के पहाड़ थे, उनके आसपास रहने वाली जो आबादी थी, आसपास रहने वाले जो लोग थे, वो सब जल के अंदर क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। तो ये थे ईंधन के दहन से होने वाले हानिकारक प्रभाव, जिनको डिटेल में समझा देना, कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 पॉइंट मैंने समझा दिए। चलो, और ये तुम्हारा जो दहन और ज्वाला वाला चैप्टर है, ये भी क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।
जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो मैं आपको मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।